हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 9 चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था, जिसका हमने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। 9 चैप्टर में हम सजीव और उनके परिवेश के बारे में पढ़ रहे थे। जो सजीव हैं किस तरीके के आवास में रहते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ चुके थे कि कुछ सजीव स्थलीय आवास में रहते हैं, स्थलों पर रहते हैं, और कुछ सजीव जलीय आवास में रहते हैं, यानी जल में रहते हैं। उसी के साथ मरुस्थल वाले भी हमने देख लिया था कि स्थल वाले आवास में मरुस्थल वाला जो मरुभूमि वाला मैदान वाला, इन भाग के जल में झील, नदियां, समुद्र, ये सभी जलीय आवास हैं। इतने तक हम पढ़ चुके थे। आगे देखिए, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। यानी कि जो सजीव होते हैं, जो सजीव वस्तुएं होती हैं, जैसे कि पौधे हो गया, जंतु हो गए, ये जैव घटक है। चट्टान, मिट्टी, ये चट्टान, मिट्टी और वायु और जल जैसी अनेक निर्जीव जो वस्तुएं हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो क्या होती हैं बच्चों? अजैव घटक होती हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश में अजैव घटक है। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो क्या होता है? अजैव घटक। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये बीजों से हम जानते हैं इतना। अगर आपने अपने घर में थोड़ा सा किया हो, चने को भिगो के रखा हो, अभी हम उसी एक्टिविटी को देखेंगे। तो बीजों से उगते हैं पौधे। और आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे बनने की प्रक्रिया को समझते हैं, और उसमें अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं। यानी जो हमारे निर्जीव कारक हैं, जैसे कि पानी हो गया, वायु हो गया, या सूर्य का प्रकाश हो गया, वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है पौधे के अंकुरण में। कैसे जैव जो घटक है हमारा, यानी जो हमारे सजीव हैं, वो किस तरीके से निर्जीव वस्तुओं से संबंधित होते हैं, उन पर निर्भर होते हैं, उन्हीं के बारे में इस में पढ़ेंगे। हम एक क्रियाकलाप करेंगे, एक्टिविटी करेंगे बच्चों। पहले से हम इसको सबसे पहले समझते हैं। देखो, अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए, यानी जो हमारे परिवर्तन हो रहा है आसपास, जो परिवेश में परिवर्तन हो रहा है आसपास, उसमें हम किस तरीके से अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं, यानी सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। मतलब कुछ थोड़ी देर के लिए क्या हो सकते हैं, उनमें परिवर्तन हो सकते हैं उस आवास में रहने के लिए। उदाहरण के लिए, यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, तो हम कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा लगेगा कि क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है ऊंचाई पर जाने पे, तो हमें श्वास लेने में क्या होगी? परेशानी हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत तेजी से ऐसे सांस लेते हैं, क्योंकि वहां कमी होती है ऑक्सीजन की। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति कैसा हो जाता है? ढल जाता है, मतलब उसमें अनुकूलित हो जाता है, तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को पर्यानुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पर्यानुकूलन। यानी जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, उनको हम पर्यानुकूलन कहते हैं। और ये परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न होते हैं। जो हमारे हजारों वर्षों में जो परिवर्तन होने वाले हैं, उनसे क्या होते हैं? थोड़े भिन्न होते हैं, क्योंकि हजारों वर्षों बाद जो परिवर्तन होता है वो स्थायी हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? स्थायी। पर लेकिन ये कैसा है? थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, कुछ अभी हमने जो बात करी थी कि कैसे जैव घटक जो हमारे हैं वो अजैव घटक पर कैसे निर्भर है, उसके बारे में हम एक एक्टिविटी करेंगे बीजों के अंकुरण से। तो एक्टिविटी सेकंड,
अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है। देखिए उसमें हमने जो हमारा अध्याय था 1, उसमें हमने क्रियाकलाप 5 किया था। चलिए हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको कि अध्याय 1 में हमने किस तरीके से हमारा क्या है किया था। देखिए थोड़ा सा मैं वहीं पे ले जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने क्रियाकलाप, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आ गया है हमारा, और इसमें हमने एक्टिविटी की थी। देखो आपको कुछ याद है तो देखिए ये यहाँ पे, ये देखिए ये हमारी दाल है। इसमें देखिए यहाँ पे भी हमारी ये दाल है, और ये दाल में अंकुरण हो गया, ये मूंग की दाल है इसमें, और इसमें क्या हो गया अंकुरण। और ये चने की दाल है, चने की दाल मतलब चना है, सॉरी चना है। और चने को भी हम भिगो देते हैं तो उसमें भी इस तरीके से सफेद सफेद लंबे लंबे ये बाल जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसमें अंकुरण हो गया है, यानी ये मूल जैसी संरचना है, मूल है और इसमें अंकुरण हो गया है। तो आप देखिए आगे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। रुकिए। हम्म। देखिए तो तो उसी तरीके का क्रियाकलाप 5 है, उसका स्मरण कीजिए। मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है, यानी उसे अंकुरण कहते हैं। और यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। नए पौधे का क्या है प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए और कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें। यानी कि जो मूंग के जो कुछ बीज लीजिए आप और उनको क्या कर दीजिए अलग रख दीजिए कटोरी या उसमें, तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भिगने के लिए रख दें। यानी कि हम थोड़े से उनके दाने लें मूंग के, और उन बीजों को हम भिगोने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें, मतलब उनके जो भीगे हुए जो दाने हैं उनको 4 हिस्सों में बांट लेंगे, अलग अलग 4 हिस्से कर लेंगे उनके। उनमें से एक हिस्से को 3 या 4 दिन के लिए पूरी तरीके से पानी में डुबोए। समझ रहे हैं आप? एक 4 में से एक हिस्से को पानी में पूरी तरीके से डुबोना है। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं। अब इनको हिलाना नहीं है, और है ना पानी में जो डूब रहा है उसको नहीं हिलाना है, और जो सूखे हुए बीज हैं जो पानी में नहीं है उनको नहीं हिलाना है। और भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे के क्षेत्र में, जैसे कि अलमारी या जिसमें धूप नहीं आती है, अंतिम भाग को बहुत ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, और चारों ओर बर्फ लगा दें। अब बच्चों मैं आपको एक बात समझाती हूँ कि कैसे समझाया, समझो। कुछ हम क्या है, ये मानो आपके इसमें बहुत सारी ये दाल है, ये मैं इसमें थोड़ा सा आपके ये दाल बना देती हूँ इसमें, और ये बहुत सारी दाल है इसको ये। अब इसमें से कैसे, इसमें से थोड़ा सा रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं दोबारा। ये थोड़ी थोड़ी दाल है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बस दाल का थोड़ा अंदाजा लगा लो, ये दाल है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें से कुछ दाल हमने ऐसे ही रख दी है, और कुछ दाल को क्या कर लिया है भिगो लिया है, पानी में भिगो लेंगे। अब ये दाल हमने पानी में क्या कर ली है भिगो ली है, ये थोड़ी थोड़ी दाल है हमारी, ये दाल ये पानी में भिगो ली हमने, ये हमारी दाल है। वो सूखी हुई हिस्सा वो हो गया अलग, और ये दाल हमने पानी में भिगो ली, ये पानी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अगर मेरे को कलर चेंज कर दूं तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि ये पानी में इस तरीके से क्या है ये भिगो दी। अब क्या है कि इसमें से हम 4 हिस्से करेंगे। अब इसमें से 4 हिस्से करेंगे, समझना, ये 4 हिस्से करेंगे। फर्स्ट हिस्सा जो हमारा होगा उसमें पानी में भिगो देंगे उसको, और ज्यादा पानी में इनको निकाल के 4 हिस्से करेंगे इस दाल का, और उसको पानी में भिगो देंगे। यहाँ तक ये देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ एक बार, जिससे आपको क्या हो जाएगा आइडिया लग जाएगा। ये पानी में हमने ये कुछ क्या है भिगो दिए, ये कुछ चने हमने क्या कर दिए भिगो दिए इसमें, ये पानी में हो गए। इस तरीके से ये चने बना देती हूँ थोड़े थोड़े, बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें चने बना दिए थोड़े से। अब ये दूसरे हिस्से में हमें क्या रखना है, ऐसे कमरे में रखना है जहां पर क्या है, देखिए यहाँ पे हमने ये देखिए
जो कमरे हैं एक को धूप में रखना है, यानी जहां पे रोशनी आ रही हो, धूप आ रही हो, तो हमें दूसरे वाले में तो धूप में रखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें मैं थोड़ा सा इसको और सही से बनाती हूँ, मेरा माउस थोड़ा सा नहीं चल पाता है। तो देखिए ये दूसरा वाला है और इसमें ऐसे किया, और इसमें देखो मैं आपको थोड़ा अंदाजा के लिए बता देती हूँ कि इसमें सूरज बना लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ये थोड़ा सा माउस से ऐसे ही बन रहा है अब सूरज। आप बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये सूरज है, और इसमें हमने धूप में रख दिया। ये हमारा चने हो गए, और इन्हें हमने क्या रख दिया बच्चों, धूप में रख दिया। अब धूप में रखने के बाद तीसरा जो पॉइंट है उसमें अंधेरे में रख दिए, अंधेरे में उसको अंधेरे में रख देते हैं। और एक को ना फ्रीज में रखेंगे, ये हमारे अंधेरे में हो गए, ये हमारे अंधेरे में। आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जो चौथा है ना, वो कहाँ रख देंगे बच्चों, वो हम चौथे वाले को यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा। चौथा यहाँ से समझ में आ जाएगा, उसको फ्रीज में रख देते हैं। आप बस थोड़ा सा इतना समझ लो कि इसे फ्रीज में रख दिया है, ऐसे मैं बॉक्स सा बना देती हूँ, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि चलो इसे फ्रीज में रख दिया है ना। चलिए, इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा ये फ्रीज में रख गया। अब ये इस तरीके से क्रियाकलाप एक्टिविटी करी है कि हमने ये, और ये सूखा वाला हिस्सा है ही अलग, ये सूखा वाला हिस्सा है ना, तो हमें इसका ध्यान रखना है कि ये कैसा है, सूखा। सूखे चने ये बिल्कुल भीगे नहीं है, जो भीगे थे वो हमारे अलग थे, वो हमने 4 हिस्सों में बांट लिए, और ये सूखे हैं। चलिए, तो इसमें क्या हुआ, अब इसको समझिए। क्या क्या करते हैं हम, बर्फ में लगा देते हैं, और इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें, तथा आदि जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, इसको तो हमने क्या है, पूरी तरीके से पानी में डुबो के रखा है, ये तो हमारा पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। और इसको क्या है, इनको क्या करेंगे हम, पहले पानी में डुबोएंगे थोड़ी देर इनको। ये देखिए, इनको मैं समझा रही हूँ, ये तीनों जो हैं, ये तीनों, इनको पानी में डिबोएंगे हम थोड़ी देर तक, और फिर बाद में इनको निकाल के इन तीनों को, और फिर बाद में दोबारा से पानी में भर देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, ये इस तरीके से। और फिर इनके लिए, तो कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं। क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग, अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग, अंकुरण दर कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं। क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब समझिए बच्चों, देखो इसमें ये जो बोला है, अब आप बताइए अंकुरण किस में होगा। एक तो पानी में बिल्कुल भीगे हुए हैं, वो जो बिल्कुल ही पानी में भीगे हुए हैं, तो पानी उनको मिल रहा है, और मतलब आपने बिल्कुल उनको बाहर नहीं निकाला है, और वो धूप वूप में कहीं नहीं रखे। अब धूप में रखा हुआ तो एक ही है, सेकंड नंबर वाला, जिसको थोड़ा थोड़ा पानी में रख रहे हो फिर निकाल देते हो, फिर पानी में रखते हो फिर निकाल देते हो। तो अंकुरण की कहीं हद तक दर इसमें होगी, जिसमें प्रकाश भी मिल रहा है, यानी सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है, और जल भी है, वायु भी है। तो ये सारे जो घटक मिल रहे हैं उसमें मिलेंगे। जहां अंधेरा है उसमें अंकुरण थोड़ा लेट होगा, और जो फ्रीज में रखे हैं उसमें और ज्यादा लेट होगा, क्योंकि फ्रीज में अंकुरण नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी, तो वो और लेट होगा। और इसी तरीके से जो सूखे हैं, बिल्कुल सूखे हैं, उनमें तो बिल्कुल अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि नमी की वजह से ही अंकुरण होता है। तो चने में अंकुरण तभी होता है, थोड़ा सा उन्हें हवा भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसकी वजह से ही उनमें अंकुरण होता है। तो इसी में हम देखेंगे कि अजैव कारक सजीवों के, तो देखिए हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। तो ठंडे परिवेश में भी हमें सजीव मिलते हैं, और गर्म परिवेश में भी हमें सजीव पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है, ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। अब किसी को किसी परिवेश में रहने के लिए उनमें अनुकूल पाया जाता है, ये हमने इससे पहले की क्लास में जो इसका पहला पार्ट था बच्चों, उसमें हमने समझा था थोड़ा थोड़ा। जैसे मछली को तैरने के लिए पंख मिलते हैं, धारा रेखित उसका शरीर होता है, उसी प्रकार से
ऊंट मरुस्थल में चल पाता है क्योंकि उसकी लंबी लंबी टांग होती हैं, पानी को संचय करने के लिए उसमें कुबड़ पाया जाता है। उसी प्रकार से ठंडे इलाके में रहने वाले या गर्म इलाके में रहने वाले जो सजीव होते हैं, उन जीवों में भी कुछ विशिष्ट व्यवस्था या विशिष्ट क्या है अनुकूलन पाए जाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है, आप समझ रहे हैं, यहाँ उनमें जो पाया जाना जो अनुकूलन है वो काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, हजारों वर्षों की अवधि में होता है। यानी आप थोड़े समय में अनुकूल नहीं हो सकते किसी वातावरण में। जैसे हमने इसमें देखा था कि हम पर्वत चढ़ रहे हैं और पर्वत चढ़ के क्या है उसके थोड़ी देर के लिए हमारी सांस क्या है, तुरंत अभी जाएंगे पर्वतीय इलाकों में और चढ़ेंगे तो हमारी सांस फूलेगी, हमें थोड़ा वहां ऑक्सीजन ऊंचाई पे कमी भी हो जाती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा सांस लेने की कोशिश करेंगे, हवा लेने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होंगे। यानी हम उसमें अनुकूल, और अगर हम ज्यादा लंबे समय तक वहां रहेंगे तो वहां के पूरे पर्यावास में, पूरे नेचर में हम क्या हो जाएंगे, पर्वतीय इलाकों में हम ढल जाएंगे। तो उसके लिए लंबा समय चाहिए होता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। मतलब हजारों वर्षों में उसके जो हवा पानी और उसमें परिवर्तन आते हैं, वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, जो ठंड में अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं या गर्मी में, ज्यादा गर्मी में नहीं ढाल पाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं बच्चों, जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार कैसे कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। जो पर्वतीय इलाके में ऊंचाई पे जाने पर अपने आप को ढाल लेते हैं, सह लेते हैं कि सांस तेजी तेजी से लेते हैं, वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस इलाके में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, तो वो तो जीवित रह जाते हैं। जो नहीं कर पाते वो क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित करता है। बहुत सारी विधियां होती है जिससे वो अनुकूलित करता है। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों के विविधता का होना है। यानी जो अलग अलग आवास होते हैं ना बच्चों, अलग अलग जो आवास पाए जाते हैं, उनमें पाई जाने वाली जो जीवों की विविधता है, उनमें जो भिन्नता पाई जाती है उन वो है। जैसे कि ठंडे इलाके में, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। ठंडे इलाके में जैसे कि जैसे भालू है और ये रह रहे हैं, तो उनके बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं कि वो बड़े बड़े जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, उष्मा को जो शरीर की जो उष्मा होती है उसे बाहर नहीं निकलने देते, उसको वहीं पर गर्माहट बना के रखते हैं। तभी तो हम स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर का जो ऊन होता है वो ऊन हमें जंतु के बालों से मिलता है, यानी भेड़ के बालों से। तो वो भेड़ के जो बाल होते हैं वो ये ऊष्मा रोधी का ही तो काम करते हैं, मतलब ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं, वो ऊष्मा को रोक लेते हैं। तो इस शरीर के ताप की जो ऊष्मा होती है उसको जाने, इसी वजह से ठंड से बच पाते हैं। आइए कुछ आवासों और इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों के अनुकूलन का अध्ययन करें। तो अब बच्चों हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो मैं ये इसमें ये मिटा देती हूँ जी, ये आपको समझ में एक्टिविटी पूरी अच्छे से आ गई होगी। अब देखिए, तो हम कुछ स्थलीय आवास देखेंगे, जैसे मरुस्थल। मरुस्थल के बारे में जैसे अभी हमने ऊंट के बारे में पढ़ा भी था। मरुस्थल के अजैव घटकों में एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, उनके बारे में। यानी मरुस्थल में पाए जाने वाले सभी जीवों के अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। ऊंट के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, बिल में मरुस्थलीय जंतु, अब ये यहाँ पे आप जो संरचना देख रहे हैं ये बिल है। यहाँ से बिल बनाया, यहाँ से ये देखिए आप इस तरीके से, और यहाँ पे बिल को क्या किया गया है, यहाँ से छेद और इधर से छेद निकलने के लिए, फिर इधर से छेद। आपको गर्म इलाके में ये बिल वाला क्षेत्र इतना ज्यादा मिलेगा क्योंकि जो जीव होते हैं वो जमीन के नीचे रहते हैं, क्योंकि ऊपर तो गर्मी पड़ती है और नीचे क्या होता है, थोड़ी ठंडक मिलती है, तो वहां रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं।
मरुस्थल में रहने वाले चूहे, समझिए चूहे, सांप के और ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। यानी जो चूहे एवं सांप के जो है उन ऊंट की भांति लंबे पैर तो होते नहीं है कि ताकि वो गर्माहट को बचा सके। ऊंट के लंबे पैर क्या करते हैं, ऊष्मा जो गरम जो मरुस्थल है उसकी ऊष्मा को शरीर तक आने नहीं देते। तो दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। आप समझ रहे। तो जो चूहे होते हैं, जो गर्म इलाके में सांप पाए जा रहे हैं या चूहे पाए जा रहे हैं या खरा पाया जा रहा है यानी खरगोश जैसा होता है, तो वो सब क्या है, बिल के अंदर बिल्कुल जमीन में इस तरीके से चले जाते हैं। खरा तो जब मोस्टली नीचे ही जमीन पे, पर कुछ जीव जो बाहर पाए जाते हैं वो इस तरीके से गर्मियों में नीचे चले जाते हैं। और रात्रि के समय जब तापमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठंडक हो जाती है, तो ये जंतु कहाँ आ जाते हैं बच्चों, बाहर आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। अब देखिए मरुस्थल में उगने वाले पौधे देख लीजिए। जैसे याद रखना है आपको, मरुस्थल में उगने वाले पौधे तो सबसे फेमस आपको याद रखना है, जो कई पेपरों में पूछा गया है, नागफनी का पौधा। नागफनी का आपको ध्यान रखना है। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 9.5, ये जो हमारा चित्र है इसमें दिखाया गया है। और यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित होते हैं, यानी जो हमारा डेजर्ट है, जो हमारा मरुस्थल है, उसके प्रकार किस तरीके से अनुकूलित है। तो हम एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी में हमें पता चलेगा। फिर भी मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कांटेदार, तो उनमें पत्तियां इस तरीके से पाई जाती है, यानी पत्तियों का रूपांतरण हो जाता है, तना पूरा मासल हो जाता है। तो इस तरीके के अनुकूलन पाए जाते हैं। चलिए एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी थर्ड, गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लगाएं और दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन से, थैली से क्या कर लें, ढक दें, बांध दें। और जिस प्रकार अध्याय 7 के क्रियाकलाप 7, मतलब जो अध्याय 7 था उसमें क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन किया था, हमने वहां पे, आपको थोड़ा ध्यान हो, अगर नहीं है ध्यान तो प्लेलिस्ट में जाके आप जो हमारा चैप्टर 7 है उसको आप पढ़ सकते हो, उसमें देख सकते हो कि हमने ये एक्टिविटी की थी। उसमें हमने क्या किया था, पत्तियों के ऊपर इसी तरीके से पॉलीथीन और इस तरीके से हमने बांधी थी। क्यों, क्योंकि ताकि वो जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा था, वो है ना, पानी की जो नमी जब वो हो रही थी, वो उस पॉलीथीन पे, पन्नी पे जो है, वो पॉलीथीन पे क्या हो जाती है, पॉलीथीन की थैली पर आसपास पानी की लेयर हमें दिखाई देती है, यानी पानी की बूंदें हमें दिखाई देती है। तो ये हमने देखा था उसमें। तो देखिए हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन किया था उस समय। और गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे, अभी हमें क्या करना है बच्चों, यही करना है कि हमें कैक्टस लेना है और एक पत्तियों वाला पौधा लेना है। उसमें हम उसके कुछ भाग को हम पॉलीथीन के थैली से क्या कर देंगे, ढक देंगे, बांध देंगे और फिर तेज धूप में, जो धूप है उसमें रख देंगे। बाद बाद इनका प्रेक्षण कीजिए, बाद में हम इनका प्रेक्षण करेंगे। क्या देखते हैं आप, क्या देखते हैं, क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। आप खुद समझिए कि वाष्पोत्सर्जन होगा और फिर जल निकलेगा और पॉलीथीन पर जल की क्या आ जाएगी, बूंदे आ जाएंगी। तो क्या दोनों की बूंदे जो होती हैं वो समान होती है, पत्तीदार जो पौधा है उसमें या कैक्टस में। आप खुद देखेंगे कि कैक्टस वाले पौधे में पानी यानी वाष्पोत्सर्जन ना के बराबर ही रहता है। देखिए मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते, तो आप या तो ना के बराबर देखेंगे या कुछ बूंदे देखेंगे, बस कुछ बूंदे, इक्का दुक्का। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं, आप समझ रहे, या तो पत्तियां अनुपस्थित होंगी अथवा बहुत छोटी होती हैं, या कुछ पौधों में पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती हैं, शूल यानी कांटों के रूप ले लेती हैं। आप समझ रहे, इसमें रूपांतरित हो जाती हैं। इससे पत्तियों से होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि पत्तियों में पाए जाते हैं स्टोमेटा यानी रंध्र, पत्तियों की आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ पत्तियों के बारे में, आप प्लेलिस्ट में जाके और भी देख सकते हैं कि पत्तियों के बारे में हमने पढ़ाया है चैप्टर में आगे। तो उनकी सतह पर रंध्र पाए जाते, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पर, और ज्यादातर निचली सतह पर ज्यादा रंध्र पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर ज्यादा रहेंगे तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट सीधे ऊपरी सतह पर पड़ता है पत्तियों के, और वाष्पोत्सर्जन यानी जल का ह्रास ज्यादा होगा, इसलिए निचली सतह पर रंध्र ज्यादा पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर कम मात्रा में पाए जाते हैं।
और जल की कमी ना हो इसलिए मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती है या पत्तियों का रूपांतरण कांटों में या शूल में हो जाता है, और जिससे जल का हास यानी जल की कमी नहीं आती है। ठीक है। और नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं, पत्ती जैसी जो संरचना हमें दिखाई देती है, वह वास्तव में उसका तना होता है। यानी हमें हरा हरा जो नागफनी के पौधे में इस तरीके से हमें दिखाई देता है, आप देख रहे होंगे इसमें देखिए, इसमें देखिए ये भी कुछ नागफनी का पौधा ही है। तो ये पत्ती जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, ये तना है, ये तना वाला भाग है। और इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने से होता है। यानी अब प्रकाश संश्लेषण का काम पत्तियां नहीं, तना कर रहे हैं। और तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, यानी एक बिल्कुल मोम की परत होती है, कोई रंध्र नहीं पाया जाता, कुछ नहीं, मोम की लेयर होती है ताकि चिकनाहट बनी रहे, नमी बनी रहे, बिल्कुल पानी नहीं उड़े, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है, पौधे जल का संरक्षण कर पाते हैं। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। पानी के आवश्यकता के लिए मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक रहती हैं, बहुत गहराई तक रहती हैं। और पर्वतीय क्षेत्र, अब देखिए हमने मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, उसमें हमने पौधे के बारे में भी जाना, नागफनी का पौधा के बारे में जाना, कुछ और पौधे के बारे में भी जाना। अगर आपसे पूछता है कि नागफनी के अलावा और कोई और पूछेगा मरुस्थलीय पौधे, तो आप खेजड़ी लगा सकते हैं, खेजड़ी इसमें हो जाएगा। तो ज्यादातर नागफनी के ही बारे में क्वेश्चंस अब तक आया है। अब पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से उनमें अनुकूलन पाए जाते हैं जीवों में और पौधों में। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, पर्वत के क्षेत्र ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। ये आपको ध्यान रखना है कि वहां के इलाके ठंडे होते हैं और तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, यानी सर्दी के टाइम पर वहां पर बर्फ भी गिरती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें जो ठंडे इलाकों में पर्वतीय क्षेत्रों में और पौधे अलग अलग प्रकार के, और जंतुओं में भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो हम चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखें। अब देखिए यहाँ पे शंकुआकार के कुछ इस तरीके के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये पर्वतीय आवास में पाए जाते हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, जहां देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? क्या आपने इतने बड़े बड़े वृक्ष क्या आपने और क्षेत्रों में देखा है? ज्यादातर आप पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय इलाकों में ही इनको देखेंगे। और ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष तो देखिए, देखिए यहाँ पे कुछ चित्र भी दिए गए, देखिए आप इसको देखिए, ये आप इसमें देख रहे होंगे, तेंदुआ है, ये पहाड़ी तेंदुआ है, बिल्कुल इसमें देखिए बाल जैसी संरचना भी पाई जा रही है। आप ये देखिए पहाड़ी बकरी, बकरी है, ये बकरी है, ये याक है, याक, ये याक है, ये ऐसे पहाड़ी भैंस बोलते हैं एक तरीके से, गाय भैंस है ना। तो देखिए आप इसके बाल देखिए, काफी बड़े बड़े होते हैं। याक भी ऊन, इसकी भी हमें क्या है, ऊन प्राप्त होती है। इस बकरी से भी, पहाड़ी जो बकरी है इसमें, इससे भी हमें ऊन प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इनके बाल जो हैं वो काफी बड़े, क्योंकि पहाड़ी इलाका ठंडा होता है, ठंडे की वजह से इनमें इस तरीके की अनुकूलन पाए जाते हैं। तो हम इसी अनुकूलन को देखेंगे। देखिए सामान्यतः शंकुआकार होते हैं जो वृक्ष होते हैं, जो पहाड़ी इलाके पे पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं? शंकुआकार आकृति के होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं, मतलब इस तरीके से तिरछी निकलती हैं बच्चों। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, बिल्कुल एकदम पैनी पैनी होंगी। ज्यादातर चीड़ का पौधा यानी पाइनस जो होता है, पाइनस यानी चीड़ का जो पौधा होता है, उसकी पत्तियां क्या होती है? सुई के आकार की होती हैं। इसमें वर्षा का जो जल होता है वो एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। ये एकदम तिरछे ऐसे क्यों होते हैं, शंकुआकार क्यों होते हैं और इस तरीके से क्यों होते हैं? ये पहाड़ों के इलाके में पाए जाते हैं, और आप भी जानते हैं पहाड़ के इलाके में बारिश गिरेगी तो बिल्कुल नीचे जाएगी, बर्फ गिरेगी तो वो भी सारे नीचे जाएगी, इस तरीके से। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो
ज्यादा मतलब बड़ी नहीं मिलके वो कैसी होती है, शंक वैसी होती है, बिल्कुल नुकीली आकार की, कि ताकि बर्फ और इस तरीके से ज्यादा देर तक उस पे टिक नहीं पाती है, खिसक जाती है। और पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं, यानी और भी आकार वाले मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकता है, यानी इनमें पर्वतों के इलाके में रहने के लिए इनमें अनुकूलन अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति कैसे होते हैं, अनुकूलित होते हैं, वहां अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे चित्र पॉइंट 97 में दिखाए गए हैं, जैसे याक देखिए आप, ये तेंदुआ देखिए, पहाड़ी तेंदुआ है, ये याक हो गया, ये पहाड़ी बकरी है। इस तरीके से इनमें भी ठंड के बचाव के लिए तो कौन कौन से अनुकूलन, तो देखिए मोटी त्वचा पाई जाती है, यानी इनकी जो त्वचा होगी वो मोटी होगी और ठंड से बचाव करती है मोटी त्वचा, और साथ ही शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है, आप समझ रहे, लंबे बाल पाए जाते हैं। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, यानी फर जैसी संरचना, एकदम बिल्कुल एकदम छोटे छोटे बाल, एकदम एकदम घने से बाल होते हैं। ये बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाते हैं, नीचे और पूरे उसमें फर फर जैसी संरचना, बाल जैसी संरचना पाई जाती है जो ठंड से बचाते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी उसके जो पैर होते हैं, पैर में जो खुर पाए जाते हैं वो मजबूत होते हैं, वो उसको उस पे क्या चट्टानों पे चल सकती है, ढालदार चट्टानों पे चढ़ सकती है, चल सकती है, तो ये उसमें अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। अब देखिए बच्चों, घास स्थल, अब घास का जो स्थल है, पर्वतीय स्थल हो गया हमारा और मरुस्थलीय स्थल हो गया। अब घास का जो स्थल पाया जा रहा है, जो मैदान पाया जा रहा है, देखिए घास का स्थल शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। आप समझ रहे हैं शेर कहाँ पाया जाएगा, शेर हमारा वन में पाया जाता है या घास वाला यानी जो मैदानी इलाका होता है उसमें पाया जाता है। तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है, शेर तो शक्तिशाली जंतु है, शेर क्या है, राजा है जंगल का, तो इसी तरीके से शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार करता है, मांसाहारी है और शाकाहारी का क्या करता है, शिकार करता है। उन्हें मारकर खा जाता है और ये मटमैले और हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए 9.8, देखिए ये आपको मैं 9.8 चित्र दिखा रही हूँ, ये हमारा लायन यानी शेर और ये हिरण इसका। और देखिए आगे, अब शिकार के दौरान उसे देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ थोड़ा सा आगे आते हैं, इधर एक शेर एवं हिरण का चित्र हमने देख लिया। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं, आप देख रहे होंगे आगे की तरफ निकला हुआ चेहरा है और आंखें चेहरे पर इस तरीके से लगी हुई हैं। और देखिए आगे, क्या वे चेहरे के सामने हैं, चेहरे के सामने नहीं है, वो कैसे हैं बच्चों, अथवा पार्श्व में है, तो आप जानेंगे कि पार्श्व में है। ठीक है, चेहरे का आगे का जबड़ा आगे की तरफ निकला हुआ है और शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, यानी जो नाखून होते हैं जो आगे के पैर के जो आगे के होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब लंबे होते हैं, ताकि वो शिकार करता है वो आगे के ही उससे क्या करता है, झपट्टा करता है, तो इसी वजह से उसके नाखून लंबे लंबे पाए जाते हैं जिन्हें वे पादांगुली के अंदर खींच कर छिपा सकता है, यानी उन नाखूनों को वो क्या कर सकता है, उनमें उंगलियों में छिपा सकता है। और क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है, बिल्कुल, जो छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं उसके जीवन में यापन करती है, क्योंकि देखिए शिकार शिकार वो ज्यादातर आगे वाले पैरों से ही कर सकता है और उसके आगे के वाले पैरों में शिकार करने के लिए लंबे लंबे नाखून पाए जाते हैं। और उसका मटमेला और हरा भूरा रंग शिकार के दौरान क्या करता है, घास के जो सूखे मैदान होते हैं उसे छुपाए रखने में भी सहायता करता है, दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं चलता कि घास का जो मैदान है, जो सूखा मैदान है और उसका जो कलर है वो लगभग सेम हो जाते हैं और पता नहीं चलता है कि झाड़ियों के पीछे या उनके पीछे शेर छिपा हुआ है। और
और फिर क्या होता है, शिकार का पता भी नहीं चलता है। तो देखिए वो शिकार करने के लिए आप देख रहे होंगे, ये आप भी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बिल्कुल उसी के रंग का सेम ये जंगल झाड़ी आपको दिख रही है इसमें। तो इनमें छिप जाता है शेर, और पता नहीं चलता है शिकार, जो शिकार होने के लिए जो हिरण आया है उसको पता नहीं चल पाता है। तो इसी तरीके से चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। मतलब कि ये होता है कि इधर का भी पूरा दिखाई देता है और इधर का भी भाग पूरा दिखाई देता है। पार्श्व में चेहरे के सामने, मतलब इस तरीके से पाई जाने वाली आंखों से क्या है, देखिए आप खुद ही देख रहे होंगे, इधर का पूरा हिस्सा दिखाई देगा, उधर साइड का पूरा। तो इसी तरीके से देखने में सहायता करता है। एक दूसरा जंतु जो हिरण है, जो वन या घास स्थल में रहता है और पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत पाए जाते हैं, क्योंकि हिरण क्या है, शाकाहारी है। और शाकाहारी जीव क्या करेगा, पौधों को तनों को ही चबाएगा। और हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह उसका शिकार ना बन सके। भाई अब शिकार ना बन सके इसके लिए भी उसमें अनुकूलन पाए जाए, और वो वहां से भाग जाए तो उसके लंबे तो कान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, लंबे कान। उसे शिकारी की गतिविधि का आभास हो जाता है, उसे जानकारी हो जाती है। और उसके सिर के पार्श्व में दोनों स्थित आंखें पाई जाती है, यानी दोनों तरफ आंखें पाई जाती है। आप देखिए इसमें, देखिए इसमें अंतर, इसमें आप सामने देख रहे होंगे, शेर में आंखें कैसी हैं, बिल्कुल सामने हैं। और इसमें आप देखेंगे, इसमें हिरन में आंखें कैसी हैं, पार्श्व में। देखिए ये पार्श्व में इधर। तो इससे क्या है, देखने में दोनों साइड में देखने में खतरा का पता चल जाता है कि इधर खतरा है कि उधर खतरा है, और इसको सिर्फ इधर का ही दिखाई देगा, बिल्कुल आगे सामने का क्या खतरा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे ही खतरा महसूस कर सकते हैं हिरण, और हिरण की तेज गति उसे शिकार से दूर ले जाए, यानी शिकार जो कर रहा है शिकारी से दूर भागने में सहायता करती है। तेज गति इसलिए क्योंकि इसके और बड़े बड़े पैर पाए जाते हैं। और शेर और हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने के योग्य बनाती है। तो बच्चों आज हमने जो है वो इनके बारे में भी पढ़ा, घास स्थल के बारे में पढ़ा हमने, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जीवों में अनुकूलन पढ़ा हमने, स्थल पर जो मरुस्थलीय स्थल पर रहने वाले जीवों में अनुकूलन पढ़ा। आगे हम और इसको पढ़ेंगे, जिसमें हम जलीय आवास में, कुछ जो जलीय आवास में रहेंगे जीव है उनके बारे में हम जानेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। आज हम थोड़ा थोड़ा इसको कंप्लीट करते हैं, लगभग 4 पार्ट में ये कंप्लीट होगा हमारा चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा है, और जिसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। और आप ये समझ लीजिए, ये जो अनुकूलन है ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि पत्तियों का रूपांतरण कौन से पौधे में हो जाता है, तो आप कांटों में हो जाता है, कौन से पौधे में होता है, तो नागफनी का पौधा कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो उधर से क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि अभी ये हमने हिरण में भी पढ़ा कि पार्श्व में होती हैं कि आंखें कि किधर होती हैं, तो ये भी हमारा एक अनुकूलन में आता है। और लंबे लंबे बाल जो होते हैं वो ठंड से बचाने के लिए होते हैं, कुछ इस तरीके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में किस तरीके के पौधे पाए जाते हैं, तो शंकुआ आकार के पौधे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, वो पाए जाते हैं, तो उनके बारे में आ सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों जलीय आवास में रहने वाले जीवों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके भी आगे हम और भी आवास के बारे में, और भी जीवों के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे कि वो कैसे अपने आप को अपने आवास में अनुकूलित करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको और भी चीजें पढ़नी है तो बच्चों प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर्स एनसीईआरटी के मैंने 8 चैप्टर पूरे एक के बाद एक सीरीज में बनाए हैं, आप उनको देखिए। 9 चैप्टर का अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक, फर्स्ट पार्ट का, आप उसको भी जरूर देखिए, ताकि आपको ये चैप्टर जो पार्ट है इसका ये भी आपको समझ में आए। और मैं यहाँ पे हिंदी की भी क्लासेस अभी लेके आऊंगी, हमारे बीच में गैप हो गया था, हिंदी की क्लासेस नहीं आ रही थी, वो भी आएगी, हिंदी व्याकरण की। और अटल आवासीय योजना के फॉर्म भर चुके हैं, और अब पेपर भी आने वाला है 25 फरवरी को, और फिर नवोदय का भी पेपर होगा, फिर हमारी श्रेष्ठा योजना की छात्रवृत्ति और भी छात्रवृत्ति की पेपर्स चलते रहेंगे, यशस्वी योजना के, तो हम इसकी पूरी तैयारी करा रहे हैं आपको। तो आपको ऑनलाइन पूरा
मटेरियल मिल रहा है पूरा तैयारी करने का सब कुछ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी क्लास हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में और उसके बीचों में शेयर करिए ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें बच्चों। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, आप पढ़ते रहिए ऐसे ही। ओके, गुड नाइट।